उन्हें स्कूल से नफरत थी, लेकिन आगे चलकर उन्होंने इस देश की सबसे अनोखी और सबसे विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी बनाई। उन्होंने नोबेल प्राइज जीता, लेकिन साथ मिली प्राइज मनी को खुद पर खर्च नहीं किया, बल्कि गरीब किसानों की मदद में लगा दिया। 70 साल की उम्र के करीब जब लोग अक्सर रिटायर हो जाते हैं, तब उन्होंने पेंटिंग करना सीखा और अगले 10-12 सालों में 2500 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास पेंटिंग्स बनाई। मैं बात कर रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर या गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की, जिनकी असली कहानी बंगाल के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। आपको लगता होगा टैगोर साहब इतने बड़े पोएट हैं तो वो तो स्कूल में टॉपर रहे होंगे। बिल्कुल भी नहीं। वो कहते थे कि कॉलोनियल स्कूल्स एक मशीन की तरह हैं जो बच्चों की क्रिएटिविटी को मार देते हैं। उनके लिए क्लासरूम एक पिंजरा थी, इसलिए उनकी अधिकतर पढ़ाई घर पर ही हुई। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें उपनिषद और संस्कृत लिटरेचर से इंट्रोड्यूस करवाया। उनके बड़े भाई सत्येंद्रनाथ पहले इंडियन आईसीएस ऑफिसर थे, जिन्होंने उन्हें इंग्लिश सोसाइटी और वेस्टर्न लिटरेचर से मिलवाया। एक और भाई ज्योतिंद्रनाथ म्यूजिशियन और प्ले राइट थे, जिन्होंने उन्हें म्यूजिक और थिएटर के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए एनकरेज किया। उनकी भाभी कादम्बरी देवी उनकी लिटरेरी इंस्पिरेशन बनी, जिन्होंने उनकी शुरुआती लिखावट को बहुत इन्फ्लुएंस किया। लेकिन 1890s में उनकी लाइफ में एक नया मोड़ आया, जब उनके पिता ने उन्हें फैमिली की जमीन संभालने के लिए सियालदा और पतिसर भेजा। वहाँ वो पद्मा नदी पर एक हाउस बोट में रहते थे और पहली बार उनका सामना हुआ असली गरीबी से। उन्होंने देखा कि कैसे किसान कर्जे के नीचे दबे हुए हैं और मिडिलमैन उनका खून चूस रहे हैं। टैगोर साहब ने यहाँ उनके बेटे की तरह काम किया। उन्होंने अमेरिका से मॉडर्न मशीन्स मंगवाई और पतिसर में कृषि बैंक की नींव रखी, जो गरीब किसानों को बहुत कम इंटरेस्ट पर लोन देता था। इसी साल जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल को डिवाइड करने की कोशिश की, तो उन्होंने उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए हिंदूज और मुस्लिम से एक दूसरे को राखी बंधवाई। उन्होंने रक्षाबंधन को नेशनल यूनिटी के एक सिंबल की तरह सेलिब्रेट किया। जब 1913 में उन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला, तो उन्होंने वो सारी प्राइज मनी यानी उस वक्त के करीब 1 लाख रुपए पतिसर कृषि बैंक में इन्वेस्ट कर दिए, ताकि किसानों को आसानी से लोन मिल सके और उसके इंटरेस्ट से शांति निकेतन का खर्चा निकल सके। वो एक ऐसा स्कूल बनाना चाहते थे जहाँ कोई क्लासरूम ना हो, बल्कि बच्चे पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ सके। वो चाहते थे कि बच्चे अपनी मातृभाषा में सीखें, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ अमीर लोगों तक सीमित थी। शांति निकेतन को चलाने के लिए उन्होंने अपनी वाइफ के गहने तक बेच दिए थे और 1921 में यही स्कूल एक यूनिवर्सिटी बन गया, जिसे आज हम विश्व भारती के नाम से जानते हैं। और इसी विश्व भारती यूनिवर्सिटी से उन्होंने इस देश को असली विश्व गुरु बनाने का सपना देखा था। इसी विजन के साथ उन्होंने कम से कम 30 से ज्यादा देशों की यात्रा की और वहां के ब्राइटेस्ट माइंड्स को इंडिया आने के लिए इनवाइट किया। इंडिया और बांग्लादेश का नेशनल एंथम उन्होंने लिखा है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोरियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को भी टैगोर साहब से इंस्पिरेशन मिली थी? 1920s में चाइना में एक फिनोमेना था द टैगोर वेव। पढ़िए इसके बारे में। वो इंडिया के आज तक के सबसे बड़े कल्चरल एम्बेसडर हैं, जिसने शायद आइडिया ऑफ इंडिया को सबसे अच्छे तरह से डिस्क्राइब किया था। जहां मन भय से मुक्त हो और सिर ऊंचा हो, जहां ज्ञान पर कोई बंधन ना हो, जहां दुनिया संकीर्ण दीवारों से बटकर टुकड़े टुकड़े ना हुई हो। आजादी के स्वर्ग में हे परमात्मा मेरे देश को जागृत करें।